गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल ज्योग्राफी लेकर के चल रहे हैं, जिसमें संसाधन और विकास भूगोल हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोगों को देख लेना है प्यारे बच्चों कि संसाधन है क्या चीज। संसाधन के बारे में पहले क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। समझिए, मैंने पर्यावरण में एक देखिए, ये तो मैंने डिफिनेशन आपको बता दिया, उसको आप याद कर लेंगे 2-3 बार रिप्ले कर करके। तो संसाधन माने जो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जो इस मानव समाज के लिए उपयोगी है, ये सब के सब संसाधन कहलाते हैं। समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, चाहे वह जैविक संसाधन हो, अजैविक संसाधन हो, नवीकरणीय संसाधन हो, अनवीकरणीय संसाधन हो, है ना। ये सब संसाधन के अंतर्गत वर्गीकरण अगर करते हैं तो सब संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। अगर पहले देखिए, उसको संसाधन को वर्गीकरण कैसे, पहले उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर करेंगे तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर अगर करें संसाधन को, तो वह संसाधन जो होगा, कौन संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ये समाप्यता के आधार पर, समाप्तता माने वो समाप्त हो जाएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय माने फिर नवीकरण होते चल जाता है, माने नयापन फिर आते चल जाता है, वो नवीकरणीय कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर करें संसाधन तो व्यक्तिगत संसाधन, समुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, ये सब हुआ, इस स्वामित्व के आधार पर हुआ प्यारे बच्चों। अगर विकास के स्तर के आधार पर करें तो संभावित संसाधन, विकास संसाधन और भंडार, संचित कोष, ये सब संसाधन के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, हम फिर धीरे धीरे ले चलेंगे। और मानव संसाधन माने मनुष्य भी एक संसाधन होता है। तो मानव संसाधन का मतलब क्या हुआ, शिक्षा। मानव संसाधन विभाग माने शिक्षा विभाग, अर्थात मनुष्य को भी शिक्षा दे करके, उसे ट्रेनिंग दे करके एक संसाधन के रूप में बनाया जा सकता है। जन्म लेता है उसी समय से मनुष्य को संसाधन के रूप में लोग जो है बनाने के रूप में लग जाता है। ऐसे ही अगर मनुष्य रहे, कोई संसाधन है, पगला, ये सब संसाधन नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर, इंजीनियर या आप कुछ न कुछ तो समाज के लिए कामयाब है, तो संसाधन है। तो चलिए, मैं उत्पत्ति के आधार पर जो बतला रहा था, जिन संसाधन के, जैव संसाधन माने जिन संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, समझ सकते हैं, जिसमें जीवन व्याप्त होता है, वह जैविक संसाधन कहलाता है। जैसे मनुष्य, वनस्पति। अजैविक संसाधन निर्जीव वस्तु तो आप जानिएगा। समाप्यता के आधार पर कैसे मैंने बताया, नवीकरणीय संसाधन माने जिन संसाधन का भौतिक, रासायनिक
यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जाता है ना, उसको नवीकरणीय कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वनस्पति, वन, ये सब के सब नवीकरण है। उसको आप क्या करते हैं, नवीकरण करते चल जाता है। जल भी नवीकरण है, फिर वाटर बना, वाटर से फिर वाष्प बना, वाष्प से क्या हुआ, फिर पानी बन गया। ये नवीकरणीय हो गया। और नवीकरणीय जो एक बार उपयोग किया तो खत्म हो गया, जैसे तेल एक बार जलाया तो खत्म हो गया। स्वामित्व के आधार पर मैंने बतलाया कि जिन संसाधन को स्वामित्व निजी व्यक्ति के लिए, व्यक्तिगत संसाधन में, जैसे क्या चीज है, जैसे भूखंड, घर, जायदाद, ये सब क्या चीज है, ये व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन में प्यारे बच्चों, जैसे सार्वजनिक स्थान, जैसे पार्क सार्वजनिक हो गया, विद्यालय हो गया, पिकनिक स्थान हो गया, ये सामुदायिक संसाधन। और कुछ संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं प्यारे बच्चों, जो राष्ट्र के संसाधन, मैंने देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन है ना, सब राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। सभी संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर सारे खुले महासागर संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहमति से हम लोग करते हैं, है ना, तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो। विकास के आधार पर मैंने बताया कि संभावित संसाधन प्यारे बच्चों, वैसे संसाधन जो प्रदेश में विद्यमान है परंतु उसका उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर ले लें तो भारत के पश्चिमी भागों में क्या है, मरुस्थल है। गुजरात में पवन या सौर ऊर्जा संसाधन, ये सब जो है अपार संसाधन है, ये संभावित संसाधन है। अगर चाहे तो भविष्य में उसका उपयोग कर भी सकते हैं। विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारण की जा चुकी है ना, ये सब जो है विकसित संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। कुछ भंडार भी संसाधन के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों। जैसे आप क्या चीज़ है, बहुत सी चीज़ों के जो भंडार है ना, उस जैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे जल, 2 ज्वलनशील गैस है कि मिलने से कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ये परीक्षण किया गया है, लेकिन इसका तकनीक के अभाव में उपयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं। जल के हाइड्रोजन का उपयोग हम जलाने में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। संचित कोष संसाधन, वैसे संसाधन जो भंडार का एक ही हिस्सा और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जाता है ना। जैसे क्या चीज, बांध माने जल जो माने कहीं पर बांध कर करके उसको हम लोग, वो संचित कोष है, उसको बिजली उत्पादन में करेंगे। या वन क्या चीज़ है, संचित संसाधन है। जिस तरह से बैंक में रुपया पैसा जमा करते हैं तो वन, पहाड़, ये सब संचित संसाधन के अंतर्गत है प्यारे बच्चों। संसाधनों का विकास के अगर कहे तो मानव अस्तित्व के लिए संसाधन बहुत जरूरी है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि संसाधन प्रकृति का देन है, इसलिए मनुष्य द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया तो आने वाले भविष्य में एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, है ना। जैसे कोयला का उपयोग करें, पेट्रोल का उपयोग करते चल जाए, ये सब का अगर उपयोग हम लोग करें तो क्या होगा, आने वाले दिन में क्या माने समस्या पैदा हो जाएगा, है ना। उससे क्या चीज, भूमंडलीय तापन होगा, ओजोन परत
का अवक्षय होगा, पर्यावरण प्रदूषित होंगे, भूमि निम्नीकरण होगा, ये सब होगा प्यारे बच्चों। तो संसाधन का सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की जरूरत है। मतलब संसाधन नियोजन प्यारे बच्चों, इसके बारे में पहले समझना है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित उसका सोपान है। हम जैसे मैं बतला रहा हूँ कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों का पहचान करके उनकी तालिका बनाना, ये क्या चीज़, संसाधन नियोजन, उसका तालिका बनाना, और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना, ये सब शामिल है संसाधन नियोजन में। या उसको माने संसाधन के विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना है ना, ये सब नियोजन है प्यारे बच्चों, समझ गए ना। क्योंकि संसाधन विकास नियोजनों और राष्ट्रीय विकास योजना का समन्वय स्थापित करता है। अब भू संसाधन के बारे में हम लोग चले तो भू संसाधन जैसे प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्था, ये सब भूमि पर ही आधारित है, इसलिए ये सब को भू संसाधन कहा जाता है। माने भूमि एक सीमित संसाधन है, ये नहीं कि भूमि है उसका सीमित है, जितना उसका क्षेत्रफल है, उसका घनत्व है, उसका वजन है, एक सीमित संसाधन है ना। तो भारत में भूमि संसाधन, तो प्यारे बच्चों करीब भारत में 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि योग्य है और उद्योग विकास के लिए माने सुविधाजनक है। 30% ऐसे हैं जो विस्तृत पर्वत है ना, जो बारहमासी नदियाँ जो है प्रवाहित होते रहते हैं, या वह पर्यटन विकास के लिए अनुकूलित है, ये सब है प्यारे बच्चों। 27% हिस्सा पठारी है जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन, ये सब जो है का संचय कोष है। तो अब ये देखें कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय क्या चीज है प्यारे बच्चों। तो कुछ मानव क्रिया के जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, वह नष्ट हो रहा है। और तो उसका उपाय क्या है? निम्नीकरण माने क्या? भूमि के अस्तित्व को समाप्त होना, उसकी उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त होना, वो निम्नीकरण है। तो क्या चीज, वन उन्मूलन, वन का काट रहे हैं तो भूमि की उपयोगिता समाप्त होते जा रही है। पशुचारण, अति पशुचारण, कहीं खुदाई हो रहा है खनिज, इससे तो उसका निवारण है कि हम वैसे स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य करें, चरागाहों का उचित प्रबंध करें, पशुचारण पर नियंत्रण करें, रेतीली टीलों, झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण करें, बंजर भूमि का उचित प्रबंध करें और खनन पर नियंत्रण करें। ये नहीं कि जहाँ मन जहाँ गड्ढा कर दिया, सुरंग कर दिया, ये जो है उसका क्या करेगा, मैंने वहाँ से कोयला अबरख निकालना शुरू कर देगा। अब है प्यारे बच्चों मृदा संसाधन। मृदा के मतलब क्या होता है? मिट्टी। मृदा माने मिट्टी। तो मृदा संसाधन एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। वो कैसा है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों को विकास के माध्यम से पृथ्वी पर
विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा का वर्गीकरण अगर करें तो उसका रंग, गहराई, रासायनिक, भौतिक गुणों के आधार पर हम मृदा को मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी पर आए तो संपूर्ण उत्तर भारत जो है जलोढ़ मिट्टी, जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ये सब जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, इसीलिए बड़ा उपजाऊ है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा जो है जलोढ़ मैदान से बना हुआ है। और इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बहुत उपजाऊ होता है प्यारे बच्चों, है ना, कृषि योग्य भूमि है। और इसीलिए इस भाग का जनसंख्या का घनत्व अधिक है ना। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होते हैं। गन्ना, चावल, गेहूं, ये सब अनाज, दलहन, ये सब अनाज की उत्पादन होती है। अब आए हम काली मिट्टी की बात करें। यह मिट्टी तो रंग में तो काला है, इसलिए काली मिट्टी कहा जाता है। इन्हें टेगर मृदा भी कहा जाता है। क्या चीज है? कौन मृदा? रेगड़ कहीं कहीं लिखा है ना। तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे उपयुक्त है ना। इसलिए काली कपास मृदा के भी नाम से लोग कहते हैं। यह जो है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के पत्थर पर भी पाई जाती है ये सब मिट्टियाँ। ये अर्थात ये गोदावरी और कृष्णा की घाटी तक ये फैली हुई है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता होता है। इसमें कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूना जैसे पौष्टिक तत्व भी इसमें पाया जाता है। अब लाल मिट्टी और पीली मिट्टी की बात करें प्यारे बच्चों, तो लाल मिट्टी यह दक्कन के पठार के पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिण हिस्सा में रवेदार अग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भाग में विकसित होती है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी जैसे छत्तीसगढ़ का मध्य गंगा का मैदान के दक्षिण छोर वाला है ना, ये सब में पाया जाता है। और इसमें रावेदार अग्नीय या रूपांतरित चट्टान के लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। अब लिग्नाइट मिट्टी या लेटराइट, क्या ना, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी उच्च ताप या अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। यह प्यारे बच्चों लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डाल करके ही खेती किया जाता है इसमें, है ना, क्योंकि उसमें ह्यूमस की कमी होती है। मृदा में ह्यूमस की कमी होती है ना। तो इसलिए, और इसमें जो है जैव पदार्थ अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अब आइए कौन आपको मरुस्थलीय मृदा के बारे में अगर हम लोग देखें तो वह मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। और यह जो है मैंने सही तरीक़ा से सिंचित कर कृषि योग बनाया जाता है। यहाँ का शुष्क जलवायु होता है, उच्च ताप होता है ना। इस मृदा में ह्यूमस, नमी की मात्रा कम होती है, नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण ये सब क्षेत्र में जो झीलें हैं, झील में वाष्पीकृत के कारण वह या उसको वाष्पीकृत कर नमक बनाया जाता है। अब आइए वन मृदा के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग जो है बात करें। कौन मृदा? वन मृदा। तो वन मृदा है ना, या वन मृदा अपर्दन और संरक्षण के बारे में। तो पहले तो प्यारे बच्चों वन मृदा, ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। यह प्रायः वर्षा वन उपलब्ध इसमें होता है प्यारे बच्चों।
इस मृदा में माने कौन दोमट या सिल्टदार यह होती है ना। इसका मोटे मोटे कण होते हैं। यह विशेषकर नदी के सोपानों या जलोढ़ पंख से यह बना हुआ रहता है और ये उपजाऊ भी होता है। तो मृदा के संरक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, मृदा का अपवर्धन और उसका संरक्षण। मृदा का अपवर्धन के प्राकृतिक कारण, अपवर्धन माने कटाव, मृदा के अपवर्धन माने मृदा के कटाव कैसे, तो पवन द्वारा, हिमनद द्वारा, जल मृदा, ये सब अपवर्धन होता है नदी द्वारा या मानवीकरण द्वारा। मानवीय कारक भी मृदा का अपवर्धन करता है। देखते हैं कि कहीं से खुदाई कर करके मिट्टी दूसरा जगह से ले जा रख देता है। तो उसका संरक्षण के लिए क्या, तो पर्वतीय भागों में सीढ़ीदार खेती करें, कृषि करें, सोपान या कृषि माने सीढ़ीदार खेती करें, है ना, पट्टी कृषि करें या वृक्षों के लगातार, है ना, माने वृक्षों के कतार में लगातार संरक्षक मेखला बना दे, आरी बना दे। इस तरह से प्यारे बच्चों होगा। अब हम इसके बाद जो है हम इसका क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों हम लोग कर लें। क्वेश्चन आंसर में हम लोग समझें कि क्या कहता है। देखिए, अब जो हम लोग जो ले चल रहे हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करें कि क्या हम लोग जो है ले चल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है उसका हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। कौन, संसाधन एवं विकास, ध्यान देंगे उसी का प्रश्नोत्तर हो रहा है प्यारे बच्चों। अब जो है फिर इसके बाद आप देखेंगे देख रहे हैं ना, इस सब आपको क्वेश्चन आंसर एकदम सिस्टमेटिक कर लेना है जो मैंने पढ़ाया। आप लोग कर लेना है। जो समस्या होगा वह समस्या का समाधान आपको किया जाएगा। ध्यान देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए और सभी क्वेश्चन का आंसर आपका बनते चल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन आंसर आप अवश्य कर लेंगे। थैंक यू।